चुनावी बिगुल बज चुका है, पार्टियों ने भी कमर कस ली है। कोई अपनी उपलब्धियां बताने में लगा है तो कोई ये बताने में लगा है कि सामने वाली पार्टी ने क्या क्या खामियां हैं। लेकिन ये तो राजस्थान की जनता को तय करना है कि किसे करेगी पास और किसे करेगी फेल। इसी पर चुनावी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अलवर ग्रामीण से बीजेपी नेता चौधरी सेन राज मेघवाल जी। चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि राजस्थान की जनता का मूड क्या है। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी जी आपका हमारे इस शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सबसे पहले मैं चाहूँगी जो दर्शक आज हमारे साथ आपसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं। राजनीति में कैसे आना हुआ आपका और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? धन्यवाद। पहले तो एटीएल न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और एटीएल न्यूज़ के माध्यम से पूरी जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि इसी साल राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, शुरू से ही किसान परिवार से बैकग्राउंड रहा है। दूसरा, शिक्षा के बाद जैसे बीए करने के बाद तुरंत पॉलिटिक्स में आना हुआ, क्योंकि पहले बारिश के कारण रास्ते रुक जाते थे तो हमें पता चलता था कि रोड क्यों नहीं है, ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत क्यों है। तो हर जगह होता था कि कोई नेता बनाएगा जी, नेता बनाएगा, यहाँ का स्थानीय विधायक बनाएगा। तो हमने सोचा कि ऑफिसर बनने के बजाय क्यों ना नेता ही बना जाए, ताकि ये गाँव की जो जनता की समस्या है इनका समाधान हो सके। सर, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि आपकी पार्टियों से कई दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर्स कहूँ, नेता कहूँ, राजस्थान चुनावों को लेकर रैलियां लगातार ताबड़तोड़ चल रही हैं और अपनी केंद्र की उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि इन रैलियों से आने वाले चुनावों में बीजेपी को फ़ायदा होगा? देखिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी साहब, उन्होंने पूरे देश के अंदर एक नए युग की शुरुआत करी है। इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। पूरे भारत की स्थिति ऐसी कर दी कि आज भी बहुत सारे इलाकों में ना तो सड़क है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना महिलाओं के लिए कोई विशेष मतलब इस तरह की योग्यताएं हैं। तो ये सारा कांग्रेस ने सब डामाडोल कर रखा था पूरे देश को। अभी पूरे भारत के अंदर, केवल भारत में नहीं, अभी तो विदेशों में भी भारत की एक नई शाख बनी है। तो जितने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, चाहे युवाओं के रोजगार की बात करें, गरीब कल्याण की बात करें, तो सभी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे लेवल पे इनको लाने का जो प्रयास किया है पूरा। सर, गहलोत सरकार के अब तक के 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? बात अगर अलवर की करें और प्रदेश की करें, आपको क्या लगता है जब आपकी सरकार थी तब का प्रदेश और आज के प्रदेश में आप क्या अंतर पाते हैं? देखो, जो हमारी वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में बीजेपी ने अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तो हमारा किसान भाई इतना खुश था, उसको समय समय पर बिजली मिलती थी और युवाओं के लिए रोज़गार के अच्छे अवसर भी उपलब्ध हुए थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पिछले चुनाव की तैयारी हुई तो कांग्रेस ने इतने झूठे जुमले पहना के पब्लिक को, राजस्थान की जनता के साथ झूठ बोल के और ऐसे अपने वोट बटोरने का काम किया। गहलोत जी ने खूब नौकरी देने का वादा किया, बिजली सही देने का वादा किया, किसानों की फसल का अच्छा मूल्य देने का वादा किया, लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ पे गहलोत सरकार खरी नहीं उतरी। अभी आए दिन राजस्थान के अंदर आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है महिलाओं का। एक युवाओं की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान की जनता में कोई परेशान है तो वो युवा है। हमारे राजस्थान का युवा किसान पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चों को फॉर्म भरवाता है, मजदूरी करके उनकी फ़ीस भरता है और फीस भरने के बाद बच्चा अपना एग्ज़ाम देने जाता है। तो एग्ज़ाम देता बड़ी खुशी खुशी और सोचता है कि अब मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, और उसको पता चलता है एग्ज़ाम रूम से बाहर निकलते ही मेरा पेपर तो लीक हो गया। तो उस बच्चे को घर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसको पता नहीं कैसे कैसी समस्याओं से लेकर उसके पिताजी ने उसकी फ़ीस भरी। और इस तरह के अनेकों पेपर लीक के मामले देखो, बहुत सारे युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है राजस्थान में, और ये सब गहलोत सरकार में हो रहा है। सर, एक बार फिर से आपने अलवर ग्रामीण से टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इस बार आपकी दावेदारी का आधार क्या है? क्यों पार्टी आपको, दिग्गजों को एक तरफ करके आपको टिकट दे? देखिए, मैं पिछले 2010 से अलवर ग्रामीण की जनता के बीच निरंतर रूप से कार्य कर रहा हूँ।
अपनी समाज के लिए भी काम कर रहा हूँ, बाकी युवाओं के लिए भी काम, बेहतर रूप से युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, किसानों की बात सुन रहे हैं। जब भी किसान भाइयों पे, युवाओं पे कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम उस मुद्दे को ऑफिसर्स के सामने, कलेक्टर के सामने या नेताओं के सामने उठाने का काम करते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि युवा भारत का असेट्स है, तो हम उसी मिशन को लेकर चल रहे हैं कि अगर भारत का युवा मजबूत होगा तो भारत की राजनीति मजबूत होगी, भारत देश मजबूत होगा। इससे पहले भी पार्टी ने जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है उनको अच्छा है, टिकट दिया था, उनका भी जो रिस्पांस रहा वो भी सब पब्लिक जानती है। हमारा रिस्पांस रहेगा, हमसे तो उम्मीद ही है अभी पब्लिक को, क्योंकि हमने इस तरह का कोई काम तो करा नहीं, हमें अभी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अवसर नहीं मिला। और जो टीकाराम जूली जी अभी हाल के विधायक हैं, इनकी भी बहुत सारी असफलताएं पब्लिक के सामने हैं, चाहे वो चमेली बाग कब्रिस्तान का मुद्दा देख लो, चाहे युवाओं के साथ रोजगार में धोखाधड़ी का मामला देख लो, बहुत सारे अन्य इस तरह के मुद्दे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो हम युवा हैं और जो अलवर ग्रामीण की जनता है वो सब बहुत युवाओं को पसंद कर रही है। पूरे ग्रामीण की मांग है कि कोई स्थानीय युवा आए, और मैं स्थानीय हूँ क्योंकि मैं तो शालीमार में रहता हूँ, ये हमारा स्थानीय इलाका, ये अलवर ग्रामीण में भी लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि पार्टी को हम पे विचार करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अलवर ग्रामीण की वो प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप जीत कर आते हैं तो उन्हें आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे जनता के लिए? देखो, सबसे पहले अगर मुझे अवसर दिया अलवर ग्रामीण की जनता ने, तो जो पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी वो युवाओं को रोजगार दिलाने की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि युवा ही देश का सेट्स है। क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा, युवा तरक्की करेगा, तो निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा। उसके बाद क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, तो किसान के दुख दर्द को बिल्कुल नज़दीक से देखा है और मैं जानता भी हूं, तो मैं सोचता हूं कि मैं किसानों के ऊपर भी अच्छा काम करना चाहूँगा। और मैं देखता हूँ जब गाँव में हम दौरे करते हैं अलग अलग, तो छोटी छोटी समस्याएँ, गाँव की बहुत बड़ी समस्याएँ नहीं है। किसी को तो पानी नहीं है, सकड़े रास्ते हैं, कहीं सड़क नहीं है, टूटी पड़ी है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम यही प्रयास करेंगे, अगर हमें टिकट मिलता है और पार्टी हम पे भरोसा जताती है, तो निश्चित रूप से अपने किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए काम करने का काम करेंगे। सर, अलवर ग्रामीण से मौजूदा विधायक टीकाराम जूली के कार्यकाल पर एक छोटी सी आपसे टिप्पणी चाहूँगी। कितना काम हुआ है अलवर ग्रामीण में? देखो, गिनवाने को तो मंत्री जी पूरे देश के काम अलवर ग्रामीण में गिनवाते हैं कि सारे काम अलवर ग्रामीण में हुए हैं, लेकिन हम धरातल की बात करते हैं अभी, क्योंकि विकास हुआ होता है तो विकास तो बोलता है। अभी जैसे हम देखें, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, चाहे महिलाओं को गैस सिलेंडर की बात करें, या हम रोजगार भत्ते की बात करें, या किसान पीएम योजना जो चल रही है उसकी बात करें, या डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें, जो पैसा आता है वो सबको दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे काम नहीं दिख रहा, क्योंकि टीकाराम जूली जी कहते तो हैं कि मैंने बहुत सारा विकास कराया, लेकिन विकास कराया कहाँ है वो स्पेशली दिख रहा है। इनके जो स्पेसिफिक लोग हैं, जो इनके बिल्कुल खास लोग हैं, केवल उन्हीं का विकास किया या इन्होंने अपना विकास किया। अलवर ग्रामीण की जनता में अगर विकास होता तो अलवर ग्रामीण की जनता इनके खिलाफ नहीं होती। हर गांव में इनके खिलाफ मिशन छिड़े हुए हैं, जब ये चलते हैं तो काले झंडे की रैली आगे आगे चलती है। अभी पूरा मुस्लिम समुदाय एक तरह से कांग्रेस का कट्टर वोट माना जाता है, और इनका बेस भी वही है, और वही इनसे बहुत ज़्यादा खपा है। वही हमसे कहते हैं कि अरे भाई साहब, हमको तो आपके जैसा कोई लोकल आदमी चाहिए, और आप तो टिकट ले गए, हम तो आपके साथ पूरी जी जान से आपको जिताने का काम करेंगे। अलवर ग्रामीण में शिक्षा की अगर बात की जाए तो उस पर कितना काम हुआ है? मैं एटीएल न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि अलवर ग्रामीण में जितनी अशिक्षा है, जितना पिछड़ापन है, अभी हम बात करें उमरेन मंडल की, उमरेन मंडल से आगे अकबरपुर, माधोगढ़, कुशालगढ़, भरतरी तक हम देखते हैं, इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि वहाँ शिक्षा केवल कागजों में है, बाकी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई शिक्षा उधर नहीं है। सब लोग, मैंने देखा है वहाँ पे 20-20 साल के, 22-22 साल के बच्चे पहाड़ों में पशु चराने का काम करते हैं। तो ये सब कोई शिक्षा होती तो वो कहीं ना कहीं अपना रोज़गार ढूंढते, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ढूंढते, या अपनी कोई शॉप चलाते, या अपना कोई गवर्नमेंट जॉब करते। तो इसलिए क्योंकि जागरूकता ही नहीं है, विधायक को जाए ही वहाँ पे हो जाते हैं। जो भी हाल के विधायक है टीकाराम जूली जी, वो जाते ही नहीं है। चुनाव के बाद लोग कहते हैं हमने विधायक को देखा ही नहीं, चुनाव में आए एक बार बस हमारे पास। तो इस तरह शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है अलवर ग्रामीण में। जो मूलभूत हमारी ज़रूरतें होती हैं, सड़क, पानी और बिजली, उसकी अलवर ग्रामीण में स्थिति क्या है? देखो, सड़कें बिल्कुल नाम मात्र की सड़कें हैं, उनको सड़क का नाम दे रखा है। अभी आप देखिए, सबसे ज़्यादा जैसे मालाखेड़ा साइड में जो इंटीरियर्स गांव है, जो थोड़ा सा मेन रोड से हटके गांव है, उनकी बड़ी स्थिति है। पानी भरे पड़े जोड़ होते हैं गांव के अंदर, ऐसे गांव की सड़कों का हाल हो रखा है।
और लोग कहते हैं कि सड़क तो सैंक्शन हो गई थी, लेकिन सड़क का पैसा ही नहीं आया, वो प्रैक्टिकल नहीं आई, सड़क धरातल पे नहीं बनी। और ऐसे टेंडर होके सब ठेकेदार और जो मंत्री जी के मिलने वाले लोग हैं उनके नाम ठेके हैं, सब ऐसे ही खा गए। मतलब धरातल पे कोई सड़क नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा रही पानी की बात, पानी की जितनी अलवर ग्रामीण के अंदर समस्या है, मैं समझता हूँ कि ऐसी कहीं भी कोई समस्या नहीं है पूरे ज़िले के अंदर। अभी भी महिलाएं आधा आधा किलोमीटर से सिर पे मटके रख के पानी लाती हैं। उनकी बेचारी सिर के बाल उड़ गए महिलाओं के। और यहाँ के विधायक, चाहे पहले विधायक रहे हों कोई या अभी भी जैसे विधायक है टीकाराम जी, तो इनके भी महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी भी टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। ऐसे बहादुरपुर इतना बड़ा गाँव है, वहाँ भी पानी की कोई विशेष सुविधा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि टैंकर के माध्यम से लोगों ने घरों के अंदर कुंडे बना के उनमें पानी स्टोर करके 10-10 दिन उस पानी को पीते हैं लोग। तो उससे क्या है, ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों के लिए। इसलिए पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है अलवर ग्रामीण में। इन सब के बाद अगर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात की जाए तो टीकाराम जूली जी ने कितना अलवर ग्रामीण में स्वास्थ्य और चिकित्सा पे काम किया है? देखो, मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य को लेके ही बहादुरपुर मंडल में एक चिकित्सालय है, उस पर ग्रामवासियों ने ताला लगा दिया था। तो मैं उससे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जब लोग, गांव के लोग इतने जागरूक हैं, जब इतने जागरूक हैं कि भाई ताला लगा रहे हैं, इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा है, सुविधाएं नहीं है स्वास्थ्य को लेके। और ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि अलवर ग्रामीण के अंदर, क्योंकि ये तो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, तो इनके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल खास लोगों में गिनती होती है, तो ये अपना करा के स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ज़्यादा करवा सकते थे। लेकिन अलवर ग्रामीण के अंदर आज भी कोई इस तरह की स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित कोई बड़ा हॉस्पिटल या इस तरह की सुविधाएं अलवर ग्रामीण के जनता को नहीं मिल रही है। आप ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अभी हाल ही में भरतपुर की अपनी रैली में कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ज़मीनी स्तर पर अलवर ग्रामीण की बात करूँ, क्या वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल ये की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखो, मैं तो अलवर ग्रामीण की बिल्कुल धरातल की बात करूँगा, क्योंकि धरातल जो सबसे हमारा बीपीएल का जो व्यक्ति है, हमारे जो अलवर ग्रामीण के बीपीएल का जो व्यक्ति है, जो नरेगा में काम करता है, नरेगा में भी इस तरह की स्थिति हो रखी है कि जो मंत्री जी के खास लोग हैं, वे उनसे, उनका नरेगा में नाम लेने के लिए भी उनसे पैसे लेते हैं। उसके बाद किसी के राशन कार्ड की दिक्कत है, वो सेक्रेटरी से बात करते हैं तो सेक्रेटरी पैसे लेता है। तंत्र का पूरा आदमी, कोई भी व्यक्ति बिना पैसे काम नहीं करता। इसलिए ये बिल्कुल हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं, उन्होंने जो कहा बिल्कुल कटु सत्य, 100% वो ठीक है। जैसा कि अभी आपने सुना ही होगा कि गहलोत सरकार ने कई सारी लोक लुभावन जो है योजनाएं चला रखी हैं महंगाई राहत कैंप के तहत। आपको लगता है कि इन सारी योजनाओं से, पहला सवाल मेरा ये कि कांग्रेस को फ़ायदा होगा, और दूसरा इन योजनाओं से, क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर अलवर ग्रामीण में लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप हकीकत भी जानते हैं, क्या वाकई में इन योजनाओं से जनता को कुछ लाभ मिल भी पा रहा है कि नहीं? जो राहत कैंप कांग्रेस की सरकार लगा रही है, वो केवल अपना चुनावी माहौल बनाने के लिए लगा रही है, क्योंकि इनको ये पता है कि तुम्हारी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान की जनता तुम्हें वोट देने वाली नहीं है। इन्होंने क्या है, पूर्व में जो सरकार पब्लिक से वादे किए थे, जनता से वादे किए थे, भाई आपको ये फ्री देंगे, ये करेंगे, पब्लिक को, युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों को उनका रेट बढ़ाएंगे, ये बहुत सारे इन्होंने झूठे वादे किए थे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, सारे डेटा इनके पास हैं, पूरा का पूरा बिजली का इनके पास बिल है, उसमें पूरी डिटेल है, राशन कार्ड की पूरी डिटेल है, आधार कार्ड की पूरी डिटेल है, इनके पास टोटली युवाओं से संबंधित, मेडिकल से संबंधित सारे इनके पास डाटा है। उसके बाद भी ये लोग क्या कैंप लगाने का काम कर रहे हैं। भाई कैंप क्यों लगा रहे हो? इतनी भरी गर्मी में किसानों को, गरीब आदमियों को परेशान कर रहे हैं, वो अपनी 400-500 रुपये की मजदूरी छोड़ रहा है। इनको सीधा बिजली विभाग को लेटर लिखना चाहिए, भाई ये अकाउंट नंबर है उनके बिजली के, इनके सबके बिल माफ़ कर दो, या ये हेल्थ के हैं, ये आधार कार्ड है, ये राशन कार्ड है, इसको फ्री राशन मिलेगा, इसको गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, इसको एजुकेशन में फ्री वो मिलेगी, सारे डाटा है। लेकिन फिर भी कि एक्चुअल में क्या ये एक झूठा माहौल तैयार करना चाह रहे हैं। और राजस्थान की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि अब अशोक गहलोत जी के और कांग्रेस के नेताओं के इस झूठे जाल में अब राजस्थान की जनता फंसने वाली नहीं है।
कांग्रेस लगातार ये कहती चली आ रही है कि हमने राजस्थान में विकास की राजनीति की है और आगे भी अगर हम सत्ता में जीत के आते हैं तो हम विकास की राजनीति ही करेंगे। आपकी पार्टी बीजेपी धर्म और जाति का खेल खेलती है जिसे हम इस बार नहीं खेलने देंगे। मैं एटीएल न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो पहले कभी धर्म और जाति की राजनीति करी थी और ना अब आगे करने वाली है। एक्चुअल में हम तो क्या है, विकास की राजनीति अगर कोई पार्टी करती है तो वो एक्चुअल में बीजेपी पार्टी है जो विकास की राजनीति करती है। एक्चुअल में हर क्षेत्र में हम विकास करके वोट मांग रहे हैं। अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि 9 साल बेमिसाल के ऊपर ही काम करना है, आपको अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है, आपको तो केवल और केवल जो हमारे माध्यम से चूँकि केंद्र सरकार के माध्यम से जितनी योजनाएं चलाई गई हैं जन कल्याणकारी, उन योजनाओं को धरातल पे जाके बस केवल लोगों को बताना है। आपको कुछ नहीं करना है, इतना करना है कि जो हमने योजनाएं चलाई केंद्र सरकार ने उनको जाके एक जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई खड़ा है, जो हमारा वोटर है, हमारी जनता है, हमारा भाई है, उस तक वो सूचना देनी है कि भाई हमारी ये योजना है, आपको इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिला है। तो हम एक्चुअल में क्या है कि विकास के आधार पर ही वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे, क्योंकि योजनाएं केंद्र सरकार ने बहुत चला रखी है, लेकिन हमने तो कभी ऐसे अशोक गहलोत जी वाले ये सब कैंप नहीं लगाए कि आप अपना कागज़ लाओ, वो क्योंकि परेशान करने वाला काम बीजेपी के नेताओं का ना बीजेपी पार्टी का। हम ये चाहते हैं सभी भाइयों को सहजता से सारी सुविधाएं मिले। अब मैं थोड़ी सी बात क्राइम पे करना चाहूँगी। कांग्रेस एक तरफ ये कहती है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद रहती है, हमने क्राइम में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, हम तुरंत किसी भी चाहे अपराधी हो उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाल देते हैं। वहीं बीजेपी कहती है कि क्राइम जो है वो उनके समय से और अब 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप क्योंकि अलवर ग्रामीण से आते हैं तो मेरा सवाल आपसे अलवर ग्रामीण से होता है, क्राइम की स्थिति वहाँ पर क्या है और क्या रेट इस वक्त वहाँ पर है क्राइम का, और अगर आप जीत कर आते हैं वहाँ से टिकट मिलता है तो क्राइम पे किस तरह से कंट्रोल करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना क्राइम कांग्रेस सरकार में बढ़ता है, अभी आप देखो बहरोड के अंदर जो पपला गुजर ने जो कांड किया था, सरेआम कोर्ट पुलिस के लॉकअप में से जो भाग के निकल जाता है अपराधी, तो इससे बड़ी और हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं? क्राइम जो इन पर कंट्रोल हो ही नहीं रहा है क्राइम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलवर ग्रामीण के अंदर भी क्राइम बहुत ज़्यादा अप हो रखा है। आए दिन एमआई एरिया में चोरियाँ हो रही हैं रेगुलर, और क्योंकि जब क्राइम पे कंट्रोल नहीं है तो तभी देखो अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के शोषण की बात करें, चाहे वो चोरी की बात करें, चाहे लूटपाट की बात करें, तब इनके पास कंट्रोल नहीं है क्योंकि अपराधियों में भय नहीं है बिल्कुल भी। अपराधी बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं और अभी कहीं भी देख लो, क्योंकि अपराधियों के अंदर भय बिल्कुल भयमुक्त हो चुके हैं। वो लोग सोचते हैं कोई सरकार नहीं है, सरकार तो अपनी है, क्योंकि उनको ही जो कांग्रेस के लीडर्स हैं सबने संरक्षण दे रखा है, सब गुंडों को, भूमाफियाओं को, क्योंकि बेनाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था भंग हो रखी है। हर जगह अपन देखे कहीं भी कोई भी चोरी चुरा ले जाता है, कोई गाड़ी लूट लेता है, कोई चैन खींच लेता है, कुछ भी कर लेता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, क्राइम पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है राजस्थान में। सर अब थोड़ा अलवर ग्रामीण से निकलकर थोड़े देश और प्रदेश के मुद्दों की तरफ चलते हैं। इनमें से एक बड़ा खासा चर्चा का मुद्दा रहता है हिंदू राष्ट्र। ये विचारधारा के साथ आपकी पार्टी के भी कई बड़े नेता कभी हमेशा से ही इस मांग की डिमांड करते चले आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, 70 साल से जो कांग्रेस भारत पे राज कर रही है, उनकी राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति संतुष्टीकरण की राजनीति है। हम ये चाहते हैं कि भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था और आज भी हिंदू राष्ट्र है, आगे भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्योंकि एक घर में जैसे 10 मेंबर रहते हैं, तो कोई बहन है, कोई भाई है, चाचा है, ताऊ है, सब एक घर में रहते हैं, तो एक घर में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ऐसे जैसे आपके पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान को सीधा बोलते हैं मुस्लिम कंट्री है, तो हिंदू अपना हिंदू राष्ट्र तो है ही ऑलरेडी। भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लेके चलने का काम करती है और हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र अलग से बना रहे हैं, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है और उसको कहने में दिक्कत हो रही है। कुछ वो कोई कांग्रेस की राजनीति है, भारत के किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों को दिक्कत होगी, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, उनसे हमें क्या दिक्कत होगी? हमारे साथ रह रहे हैं, हम सब भाई भाई हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में ये मंच से इस बात का कहा जाए तो ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनावों से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आके रहेगा और इस पर हमारे देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है।
देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम पूरा उसका समर्थन में है और मुसलमानों को केवल कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है, क्योंकि उनको भी हम सब के बराबर अधिकार मिलेंगे, हमको उनके बराबर अधिकार मिलेंगे, क्योंकि उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो वो और हम सब एक अभी भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हम और उनको अलग अलग कर रखा है। जैसे ही ये मुसलमान अलग अलग कैटेगरी के भी हैं, 2 तरह के, वो सब एक जगह हो जाएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस ने ही हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को समाप्त करके भारत देश को एक सही दिशा में ले जाने का काम करेगा। हमारे दर्शकों से, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं अलवर ग्रामीण के युवा भाइयों से, किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज़ मैं अलवर ग्रामीण की जनता को सुशासन देने का काम करूँगा और यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको हटाने का काम करूँगा। और जितने भी दिक्कत आ रही है, क्राइम हो, महिलाओं के ऊपर महिला सशक्तिकरण की बात हो, युवाओं को रोज़गार की बात हो, या जो लोकल फैक्ट्रियां हैं, लोकल इंडस्ट्री है, उसमें हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता है, उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि जो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी वो युवाओं को रोज़गार दिलाने की पहली प्राथमिकता रहेगी, और शिक्षा, रोज़गार, किसानों का जो भी मदद है, किसानों के लिए जो सहयोग हो सकता है सरकार के माध्यम से, वही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। तो ये थे हमारे साथ चौधरी सैनराज मेघवाल जी, जिनका कहना है कि अगर पार्टी इस बार उन्हें टिकट देती है और वो जीत कर आते हैं तो वो अलवर ग्रामीण के लोगों की तन, मन और धन से जी जान लगा के सेवा करना चाहेंगे। अपने सहयोगी नंदा के साथ मैं सांची गुप्ता, ATL न्यूज़।